नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर खुलने लगे, कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंघेर बोले किसान नेताओं के एक्सीडेंट हमले की साजिश हो रही है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के शनिवार को 12वें दिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। दिल्ली जाने के लिए आए पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता श्रवण पंघेर ने कहा है कि इस पर उस दिन फैसला लेंगे। इसी बीच किसानों के दिल्ली कूच को टाले जाने के बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर खोले जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से लगाए गए कंटेनर और पत्थर हटाए जा रहे हैं। किसानों ने शनिवार शाम को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बठिंडा के किसान शंभू करण को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आंदोलन में लापता किसान प्रीतपाल के रोहतक पीजीआई में भर्ती होने की सूचना के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को लेटर लिखा है, जिसमें घायल किसान को पंजाब को सौंपने के लिए कहा गया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले हर घर को सूर्य घर बनाना है। छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कहा कांग्रेस केवल एक परिवार के बारे में सोचती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिलासपुर में 303 करोड़ से बने फ्लाईओवर ब्रिज, भिलाई में 280 करोड़ की लागत से बने 50 मेगावाट सोलर प्लांट, रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल स्टेशन का लोकार्पण और फेज 2 का शिलान्यास शामिल है। वहीं दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी 1 रुपए में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच नहीं पाती है। जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं वो आपके परिवारों के बारे में कभी सोच नहीं सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हुए हैं वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, पहली बार प्रियंका जुड़ी। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद बोले सरकार आपकी जेब काट रही। कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। जी हां दोस्तों, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे चरण में मुरादाबाद, अमरोहा के बाद संभल पहुंची। आज राहुल के साथ प्रियंका गांधी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक यात्रा कर रही है। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने लोगों से पूछा, मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके नाम पर हैं? हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर किसको दिए जाते हैं? हिंदुस्तान के पावर प्लांट किसके हाथ में है? सरकार आपकी जेब काटने का काम करती है। दरअसल दोस्तों 21 फरवरी को कानपुर पहुंचने के बाद यात्रा रुक गई थी। 2 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा शनिवार 24 फरवरी को मुरादाबाद से शुरू हुई। अमरोहा, संभल, बुंदेलशहर, अलीगढ़, हाथरस से होकर यात्रा आगरा पहुंचेगी। यहां अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद राजस्थान में एंट्री करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा, बीजेपी सरकारों को देंगे रामलला का वास्ता, संकल्प पत्र के वादे निभाने को कहेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों से उनके वादे को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। पटवारी ने बताया कि यात्रा का समय अभी तय किया जाना बाकी है। राम यात्रा के जरिए हम याद दिलाएंगे कि महंगाई कम करो, हर घर में बेरोजगारों की लंबी कतार है, युवाओं को रोजगार दिलाएं। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में अद्भुत अकल्पनीय वादे जो किसानों के लिए किए हैं उनको पूरा करें। पटवारी ने कहा कि राम यात्रा सरकार के उस एजेंडे को पूरा करने के लिए है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने जो वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया है। पीएम मोदी से उन वादों को पूरा करने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव, बीजेपी अगले हफ्ते 100 उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी हो सकता है शामिल। जी हां दोस्तों, अगले महीने चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा से पहले भाजपा गुरुवार को 100 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में पार्टी के दोनों सबसे ताकतवर नेताओं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी को होने की संभावना है। इसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की जा सकती है। बीजेपी की पहली सूची महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों में से 370 सीटें जीतने का विशाल लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 सीटें हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जहां से वह 2 बार जीत चुके हैं। वह 2014 में 3.47 लाख वोटों से भारी अंतर से चुने गए थे। वहीं 2019 में इसे बढ़ाकर 4.8 लाख कर दिया था। अमित शाह ने 2019 का चुनाव गांधीनगर से लड़ा था। यह सीट उस समय तक बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास थी। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं
चुनाव से 370 सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगन से काम करने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन। पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों पर बंटवारा शनिवार को फाइनल हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2 और चंडीगढ़ सीट के लिए भी शेयरिंग फार्मूला फाइनल हो गया है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और आम आदमी पार्टी लीडर संदीप पाठक ने शनिवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोदी ने सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना लॉन्च की। देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए। 11 राज्य में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर तैयार। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने आज सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री ने गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पीएससीएस की आधारशिला भी रखी है। यह कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। पीएससीएस का मकसद गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 पीएससीएस में कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में ईडी ने दर्ज किया नया केस। शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। परिवर्तन निर्देशालय ने राशन घोटाले के आरोपी शाहजादा शेख और अन्य के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। ईडी ने जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी कर रहे हैं। 6 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रांची टेस्ट में इंग्लैंड से 134 रन पीछे है भारत। दूसरे दिन स्टंप्स तक स्कोर 219 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल की 50, बशीर ने झटके 4 विकेट। जी हां दोस्तों, रांची टेस्ट का दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा है। इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथे मुकाबले की पहली पारी में भारत 134 रन से फिलहाल पीछे है और उसके 7 विकेट भी गिर चुके हैं। टीम इंडिया ने शनिवार को स्टंप्स तक पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 42 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 73 रन बनाए और उन्होंने अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने 4 विकेट झटके। टॉम हार्टले को 2 सफलताएं मिली। 1 विकेट तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन को भी मिला। वहीं दोस्तों इससे पहले इंग्लिश टीम पहली पारी में 353 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 122 रन बनाए और वह नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। टीम इंडिया फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्घाटन से पहले कल्याणी एम्स पर 15 करोड़ की पेनल्टी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोला क्लियरेंस मिलने से पहले निर्माण शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इनॉग्रेशन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल्याणी एम्स पर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बोर्ड का कहना है कि एम्स के पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। कल्याणी एम्स नदिया जिले में 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में बनाया गया है। इसका उद्घाटन रविवार 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। बोर्ड के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने शनिवार को बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 20,000 वर्ग मीटर से बड़े किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत होती है। बोर्ड के मुताबिक एम्स ने 6 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही इसका निर्माण शुरू हो गया। इसलिए यह प्रोजेक्ट उल्लंघन की कैटेगरी में है। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मरियम नवाज का पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। पीटीआई के हंगामे के बीच विधायक पद की शपथ ली। पीएमएलएन गठबंधन के पास 215 सीटें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने शुक्रवार को विधायक पद की शपथ ली। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक पंजाब विधानसभा के स्पीकर सिब्तैन खान ने
313 विधायकों को शपथ दिलाई। इनमें पीएमएलएन और उनके सहयोगी दलों के 215 विधायक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एसआईसी पार्टी में शामिल हुए इमरान समर्थित 98 उम्मीदवार शामिल हैं। मरियम और अन्य विधायकों की शपथ के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं दोस्तों मरियम पीएमएलएन पार्टी से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है। पंजाब प्रांत में नवाज की पीएमएलएन और सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 371 में से 215 सीटें हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव की तारीख आने से पहले बीजेपी यूपी में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कोर कमेटी ने बनाई यह रणनीति। जी हां दोस्तों, देश भर में चुनाव का माहौल बनने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को 370 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया है। अब संगठन के स्तर से रणनीति बनाई जा रही है। किस नेता को किस सीट से टिकट दिया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी के 80 लोकसभा सीटों को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जो कि लगभग 2 घंटे बाद खत्म हो गई। इस हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, कैलाश मौर्य समेत प्रदेश कोर कमेटी के अन्य नेता भी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान उन सीटों के बारे में चर्चा की गई जो कमजोर सीटें हैं, मतलब जिन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी है। पार्टी की योजना है कि कमजोर सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, ताकि उम्मीदवारों को तुरंत मैदान में उतारा जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और बांग्लादेश अपने संविधान जिंदा दस्तावेज मानते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, दोनों देशों का संविधान जनता ने जनता के लिए ही बनाया है। जी हां दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश ने अपने संविधान को जीवंत दस्तावेजों के रूप में मान्यता दी है। दोनों देश संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली की परंपरा को साझा करते हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि देश में स्थिरता बनी रहे। दोनों देशों का संविधान जनता ने जनता के लिए ही बनाया है। सीजीआई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 21वीं सदी में दक्षिण एशियाई वैश्विक न्यायालय बांग्लादेश और भारत से सबक वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में पहुंचे थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 23 फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू होंगे। 3 नए क्रिमिनल लॉ, हिट एंड रन में बदलाव अभी लागू नहीं होगा। जी हां दोस्तों, 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार 24 फरवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि अब इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि दोस्तों, हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सलाह के बाद ही लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल कांग्रेस में तेज हुई चुनावी हलचल। टिकट के तलबगारों से मिलेंगे स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष भगत चरण दास। जी हां दोस्तों, देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चंद हफ्तों का वक्त रह गया है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों से 36 उम्मीदवारों ने टिकट मांगे हैं। टिकट के इन तलबगारों से हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात रविवार दोपहर 2 बजे शिमला स्थित राजीव भवन में होगी। इस बैठक में टिकट के लिए आवेदन करने वाले सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी सिटिंग विधायक और मंत्री ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। हिमाचल कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी बना दल बदलुओं का अड्डा। 10 साल में 600 नेताओं को शामिल किया। 7 राज्यों में इन्हीं के पास है कमान। जी हां दोस्तों, भारत में चुनावी सीजन शुरू होते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। पिछले 7 दिन में 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया। दल बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर के नेता भी शामिल है। वर्तमान में दल बदल का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी दल बदलने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू जरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा हुई रद्द। 6 महीने में फिर एग्जाम, 60,000 पद, 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया। 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी। इसमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान ने फिर पाकिस्तान में हमला किया। आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर को मार गिराया। 16 जनवरी को बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। जी हां दोस्तों, ईरान ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए। ईरानी मीडिया ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शाहबख्श समेत कई आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि हमला पाकिस्तान के किस शहर में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों ईरान ने इसी तरह के हमले में 16 जनवरी को भी हमला किया था। तब ईरानी सेना ने बलूचिस्तान में मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर की एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईसाई धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं पुतिन। विपक्षी नेता रहे नवलनी की पत्नी बोली, मेरे पति को मौत के बाद भी टॉर्चर कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, रूस के पूर्व विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिनी की पत्नी ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूलिया ने शनिवार को कहा कि मेरे पति का शव हमें अब तक नहीं दिया गया। पुतिन ने उन्हें जीते जी तो टॉर्चर किया, मौत के बाद भी यही कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई थी। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी रूसी सरकार ने परिवार को डेड बॉडी नहीं सौंपी है। सरकार परिवार पर सीक्रेट तरीके से दफनाने का दबाव बना रही है। वहीं दोस्तों यूलिया ने शनिवार को एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि हमें अब तक एलेक्सी का शव नहीं सौंपा गया। पुतिन तो क्रिश्चियनिटी का भी मजाक बना रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि एलेक्सी के शव को चुपचाप दफना दिया जाए। इस सरकार ने मेरे पति को जिंदा रहते तो टॉर्चर किया ही है, मौत के बाद भी वो यही कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में राम भक्तों के गहने चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़। चोरी के सामान के साथ 16 चोर हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अयोध्या पुलिस ने राम भक्तों के गहने चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के गहने पार कर देता था। पुलिस ने 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 11 सोने की चेन बरामद की है। बरामद गहने की कीमत 21 लाख बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अपर पुलिस अधीक्षक अतुल सोनकर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी काफी शातिर हैं। चोर गिरोह अलग अलग टोलियों में बंटकर गहना चोरी की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य भीड़ में श्रद्धालु बनकर पहुंचते थे। महिला श्रद्धालुओं के गले से चेन खींचकर पार कर दिया जाता था। एक बदमाश सोने की चेन और मंगलसूत्र दूसरे को पास करता था, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को थमा देता था। इस तरीके से इनको पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब 16 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और ऑप्शन हो जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।